मुंह को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि लीक कितना एरोगेंट और कमांडिंग बन रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के मुंह ने एक गॉडली हैंड समन किया और लीक को जोर से पकड़ लिया। यह साफ बता दिया कि वो लॉर्ड के साथ ऐसे ऑर्डर्स नहीं चला सकता। ली पूरी तरह शॉक में था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन मुंह को उसके प्रोटेस्ट या कंप्लेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बिना किसी सेकंड थॉट के उसे घसीटते हुए कहीं और ले जाना शुरू कर दिया। मुंह ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस लड़के को एक और दुनिया में दूसरी चांस देगा, लेकिन ली के चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कुछ ही देर में वो लोग डिवाइन रियल्म के दूसरे नंबर के गॉड लूसिफर के डोमेन में पहुंच गए। मुंह ने कॉन्फिडेंटली एंट्री मारी। उसके फर्म स्टेप्स ने साफ बता दिया कि वो वहां किस मकसद से आया है। वहां कोई और नहीं था, सिर्फ लूसिफर, जो मुंह के उलट अपनी प्लैनेट इलियोर पर बहुत ही ध्यान दे रहा था। मुंह सीधे लूसिफर के कासल में मार्च करता हुआ घुस गया, बिना किसी परमिशन मांगे, जैसे लूसिफर कोई आम इंसान हो। नेचुरली लूसिफर मुंह के इस रूड बिहेवियर से खुश नहीं था। उसने एक्सप्लेनेशन का भी चांस नहीं दिया और सीधा मना कर दिया। जो भी वो लोग चाह रहे थे उसे सुनने से भी इनकार कर दिया। लेकिन मुंह को लूसिफर की ओपिनियन की कोई परवाह नहीं थी। उसने फ्लैटली कहा कि गेट खोलो, क्योंकि वो ली को एल्मर प्लैनेट पर भेजने वाला है। एक्सपेक्टेडली लूसिफर ने रिमाइंड कराया कि एल्मर उसका प्लैनेट नहीं है, इसलिए मुंह के पास ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मगर मुंह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो थोड़ा आगे झुका और लूसिफर को याद दिलाया कि इस सिनारियो में कौन ज्यादा पावरफुल गॉड है। उसने साफ कर दिया कि वो जो चाहे कर सकता है। अपनी बात को और स्ट्रांग बनाने के लिए मुंह ने ऐड किया कि अगर तुम्हें मेरी ताकत पर डाउट है तो मैं कभी भी कहीं भी प्रूव करने के लिए रेडी हूं। पर लूसिफर जानता था कि वो मुंह का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में कांपने लगा। लूसिफर की हेजिटेशन देखकर मुंह ने खुद ही आगे बढ़कर सब संभालने का फैसला किया। वो एल्मर प्लैनेट की सरफेस की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उसे टच किया, लूसिफर चौंक गया। लूसिफर ने जल्दी से वार्न किया कि दूसरे गॉड के डोमेन में इंटरफेयर करना सख्त मना है। अगर आउटसाइडर आउटसाइडर गॉड उसे छुएगा तो अनब्रेकेबल बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा। और हुआ भी वही। जैसे ही मुंह ने टच किया, एक स्ट्रांग बैरियर सामने आ गया। लेकिन लूसिफर की डिसबिलीफ का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुंह ने उसे कुछ सेकंड्स में ही एफर्टलेसली तोड़ दिया, जो लूसिफर ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। शॉक में डूबा लूसिफर मुंह को घूरता रह गया और मुंह ने कालमी कहा कि यूनिवर्स के रूल्स तभी चेंज होते हैं जब कोई उन्हें सच में बदलना चाहता है। फिर मुंह ने अपनी गॉडली हैंड खोली और ली को रिलीज किया। उसे अर्जी किया कि आगे बढ़ और उस होल में कूद जा जो एल्मर प्लैनेट में बनाया गया था। ली हेजिटेट कर रहा था, क्लियरली डर गया था, लेकिन मुंह ने उसे रिमाइंड कराया कि यही तो तू हमेशा मांगता आया है और अब मौका सामने खड़ा है। ली ने फिर एक बार मुंह से रिक्वेस्ट की, ड्रैगन लिंग मुझे दे दो ताकि मैं अपनी नई लाइफ में डोमिनेट कर सकूं। लेकिन मुंह ने साफ कर दिया कि वो अपना असिस्टेंट देने का कोई इरादा नहीं रखता और सीधे ली को एल्मर प्लैनेट में शूट कर दिया। उसके बाद मुंह ने थोड़ी देर सोचा। आजकल के किड्स सब कुछ सिल्वर प्लेटर में चाहिए, खुद मेहनत करना तो जैसे भूल ही गए हैं। अब जब सब कुछ सेटल हो गया, मुंह ने कैजुअली लूसिफर की तरफ देखा और बोला, बच्चे का ध्यान रखना, और वहां से निकल गया। लूसिफर मीनवाइल ह्यूमिलिएशन और गुस्से से जल रहा था। वो बस इतना सोच पा रहा था, काश मेरे पास ताकत होती कि मैं मुंह को टुकड़े टुकड़े कर दूं। लूसिफर की स्टोरी भी मुंह से कुछ अलग नहीं थी। वो कभी हिस्ट्री का पहला डीमन लॉर्ड था एल्मर प्लैनेट पर, हर लाइफ फॉर्म से ऊपर। जब उसने स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल लिया, एरोगेंस में उसने अपने गॉड को चैलेंज कर दिया। बैटल की शुरुआत में लूसिफर ने एक ब्लाइंडिंग लाइट समन की, जो जल्द ही एक मैसिव मैजिकल सोर्ड में बदल गई। वो तलवार उस गॉड से भी कई गुना बड़ी थी। लूसिफर ने उसे सीधा गॉड पर फेंक दिया। गॉड उसे रोक नहीं पाया। वो स्प्लिट इन टू हो गया, बचाव तक नहीं कर सका। उस गॉड को हराकर लूसिफर ने उसकी जगह ली, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने डिवाइन रेल्म के हर गॉड को चैलेंज किया,
एक के बाद एक को हराया और खुद को अल्टीमेट थ्रोन पर बैठाया। एक डीमन होते हुए भी वो बन गया गॉड ऑफ गॉड्स, एब्सोल्यूट इनविंसिबल, सुप्रीम लेजेंड, एक ऐसा नाम जिसे सबने रिस्पेक्ट किया। लेकिन उसकी ग्लोरी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मुंह आया और उसी तरह उसे हरा दिया जैसे बाकी सबको क्रश कर चुका था। सबके सामने लूसीफर की माइटी इमेज टूट गई। उस ह्यूमिलिएशन और गुस्से में जलते हुए लूसीफर ने एक वाव लिया, मैं इस इंसान की औलाद मुंह से बदला लेकर रहूंगा। अब वापस प्रेजेंट में मुंह अपने ड्रैगन लिंक के ऊपर आराम से राइड कर रहा था, अपने डोमेन की ओर बढ़ते हुए। उसे नहीं पता था कि आसमान में कुछ उसे सीक्रेटली वॉच कर रहा है। एक डेमन, शायद लूसीफर ने ही भेजा था। वो मुंह की हर मूव ट्रैक कर रहा था, इंतजार कर रहा था परफेक्ट मौका मिलने का, स्ट्राइक बैक करने के लिए। बस उसी तरह जैसे लूसीफर हर पल गिन रहा था अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका, वैसे ही ली के स्कूल का वो बुली जो अभी अभी होश में आया था, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था ली को मरा हुआ देखने का। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए ही उस लड़के ने अपना फोन उठाया और तय किया कि अब किसी और ज्यादा ताकतवर इंसान को बुलाना पड़ेगा ताकि ली को सबक सिखाया जा सके। जलती हुई नाराजगी के साथ उसने कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करने शुरू किए, जब तक उसे वो नाम नहीं मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। शहर के दूसरी तरफ कोई पंचिंग बैग पर अपनी सारी ताकत निकाल रहा था। उस लड़के का नाम था चियोल, यूथ डिवीजन का मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन। उसका इंटेंस ट्रेनिंग सेशन अचानक एक जबरदस्त रिंग टोन की वजह से रुक गया। गुस्से में आकर चियोल ने पंच बीच में ही रोक दिया। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसने घूमकर देखा कि ये बेकार आवाज किसके फोन से आ रही है। तभी एक दूसरा लड़का जो ब्लॉन्ड था कैजुअली अंदर आया और बोला कि ये उसका फोन है। वो जाकर फोन उठाता है और अनॉयड टोन में आंसर करता है। वो लड़का था चियोल, एक बॉक्सर जिसे 2 साल का एक्सपीरियंस था। कॉलर और कोई नहीं बल्कि वही पीटा हुआ बुली था जिसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। बिना किसी इंट्रोडक्शन के उसने चियोल से कहा कि अगर वो चाहे तो उसे नया फोन दिलवा देगा, बस उससे एक छोटा सा काम करवा दे। शुरुआत में चियोल को ये रिक्वेस्ट सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन जब उसे ये डील आसान और फायदे का लगा तो उसने हाँ कर दी और पूछा उसे रिटर्न में करना क्या होगा। अगले दिन क्लास में जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी वो बुली ऐसे अंदर घुसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ बढ़ा, पूरा क्लासरूम एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। स्टूडेंट्स विस्पर्स कर रहे थे कि जो लड़का दूसरों को बुली करता था उसकी हालत अब कितनी पथेटिक हो गई है। शुरू में उसने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब ये विस्पर्स जोक्स में बदल गईं कि उसे न्यूटर कर दिया गया है, तो वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। खुद को मजाक का पात्र बनने से रोकने के लिए उसने अपना बैग जोर से जमीन पर पटका और चिल्ला उठा कि वो आज भी सबको धो सकता है, इवन न्यूटर होने के बाद भी। उसने किसी को भी चैलेंज कर दिया जो उसकी ताकत पर डाउट करता था। तभी क्लास प्रेसिडेंट, एक लड़की जो ग्लासेस पहनती थी, खड़ी हो गई और जोर से बोली, या तो चुप रहो या क्लासरूम छोड़ दो। ये सुनकर कि कोई लड़की उससे ऐसे बात कर रही है, बुली का गुस्सा और बढ़ गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब क्लास प्रेसिडेंट भी उससे लड़ने को तैयार थी। गुस्से में आकर उसने एक रैंडम चेयर उठा ली और उसे उस लड़की की तरफ फेंकने ही वाला था ताकि सबको दोबारा डर का एहसास दिला सके। लेकिन उसी मोमेंट क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुला और एक मैसिव टीचर अंदर आई। सभी स्टूडेंट्स चौंक गए और बुली ने तुरंत अपना चेयर नीचे रख दिया और सीट पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीचर ने चारों तरफ देखा और क्लास प्रेसिडेंट की तरफ देखा जो अब भी गुस्से में खड़ी थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ और वो अपनी सीट से बाहर क्यों है, लेकिन लड़की ने सच्चाई नहीं बताई। वो चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई और बोली कि कुछ खास नहीं था। टीचर ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन जाते जाते उसने उस लड़की से कहा कि क्लास के बाद उससे मिलना। लड़की ये सुनकर थोड़ी क्यूरियस हो गई कि आखिर टीचर उससे अकेले क्यों मिलना चाहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो टीचर से मिली तो पता चला कि टीचर उससे एक फेवर चाहते हैं, क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट थी और उस पर भरोसा किया जा सकता था।
उन्होंने उससे कहा कि वो ली को चेक करे, जो आज अनुपस्थित था और उसका फोन भी पिक नहीं कर रहा था। बदले में टीचर ने उसे रिकमेंडेशन लेटर देने का वादा किया, जो उसकी सीनियर ईयर में काम आ सकता था। ये रिक्वेस्ट की तरह था, लेकिन लड़की जानती थी कि वो मना नहीं कर सकती। एंशियसली, लेकिन बिना कुछ बोले, उसने हाँ कर दिया। ज्यादा वक्त ना लगाते हुए वो ली के घर पहुंच गई। उसका चेहरा पूरी तरह अनइंटरेस्टेड था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ली की हालत से। वो बस इस काम को जल्दी निपटाना चाहती थी। उसने दरवाजे पर नॉक किया और आवाज लगाई कि कोई घर पर है या नहीं। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने थोड़ा हेजिटेट करते हुए दरवाजे का नॉक घुमाया, और सरप्राइज की बात यह थी कि दरवाजा अनलॉक था। धीरे धीरे अंदर कदम रखा, और जैसे ही वो अंदर आई वो वही फ्रीज हो गई। सामने ली का बॉडी पड़ा था, बिल्कुल लाइफलेस दिख रहा था। पूरा कमरा गंदगी से भरा था और बग्स इधर उधर घूम रहे थे। ली का हाल डरावना था। उसकी आंखें उलट चुकी थी और मुंह खुला हुआ था। ये देखकर लड़की डर के मारे जोर से चिल्लाई। उसे लगा ली मर चुका है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने फोन उठाया और एम्बुलेंस को कॉल किया। पैरामेडिक्स तुरंत पहुंचे और ली को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हुआ था। ली शायद प्योर स्टारवेशन की वजह से बेहोश हो गया था। गॉड मूव, जिसने उसका बॉडी छोड़ा था, उसके बाद उसे किसी ने नहीं संभाला। अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर न्यूट्रिएंट आईवी पर रखा गया ताकि उसकी हालत स्टेबलाइज हो सके। तभी कुछ अजीब हुआ। ली का बॉडी, जो अब तक शांत था, अचानक ट्विच करने लगा। उसी मोमेंट मुंह वापस ली के बॉडी में लौट आया। जैसे ही मुंह ने अपनी आंखें खोली, वो पूरा कंफ्यूज था। ये जगह उसे बिल्कुल अनोन लग रही थी। मुंह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कुछ अटका हुआ है। वो थी एक फोर्थ लाइन जो न्यूट्रिएंट सीरम उसके शरीर में भेज रही थी। एक ऐसा गॉड जिसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ बैटल और फाइटिंग में बिताई थी। मुंह को इस एरा के ह्यूमन टूल्स या टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और ये अजीब सा सीरम भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। वो उसे क्यूरियोसिटी और थोड़ी अनीस के साथ घूर रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये हो क्या रहा है। चाहे उसे सीरम के बारे में कुछ भी ना पता हो, एक गॉड की तरह उसने तुरंत समझ लिया कि ये चीज उसके बॉडी के अंदर कुछ भेज रही है, और वो भी सिर्फ उसकी वेसल्स के जरिए। अपने गॉडली सेंसेस से वो साफ महसूस कर सकता था कि उसका बॉडी बहुत तेजी से उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे उसकी रिकवरी सुपर फास्ट हो रही थी। मुंह को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीलिंग मैजिक चल रही हो, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये मैजिक नहीं है। जैसे ही ली ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाना शुरू किया और उसे होश आने लगा, पास बैठी लड़की ने नोटिस किया कि वो अब जाग चुका है। लेकिन उसके चेहरे की वो अजीब क्रीपी स्माइल देखकर लड़की को लगा कि शायद ये लड़का थोड़ा पागल है। फिर भी उसने पूछ ही लिया, तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो जल्दी से अपना बैग उठाती है और उठकर बोलती है, मैं वापस स्कूल जा रही हूं, टीचर को सब रिपोर्ट करने, जैसे तुमने कहा था। मुंह फौरन उठ बैठा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसे ठीक से नहीं पता था कि ये लड़की है कौन, लेकिन उसने अस्यूम कर लिया कि शायद ये वही है जिसने उसे इतनी जल्दी रिकवर करने में हेल्प की थी। लेकिन टिपिकल मुंह स्टाइल में उसने थैंक्स बोलने के बजाय कुछ और ही मांग लिया। लड़की जल्दी में थी जाने के लिए, लेकिन मुंह को अर्थ और यहां के लोगों की लाइफ के बारे में ज्यादा जानना था। उसने अपनी पालम से सीरम निकाला, वही क्रीपी स्माइल दी और पूछा, कोई जगह पता है जहां मैं स्ट्रांग बन सकूं, ट्रेनिंग ले सकूं? लड़की ने हल्का सा सिर घुमाकर उसे साइड ग्लांस दिया। सच कहे तो उसकी नजर में यह लड़का किसी भी एथलीट से जैसा नहीं लग रहा था। ऊपर से उसका गंदा सा टूटा फूटा घर देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट है। फिर भी थोड़ा सोचने के बाद उसने एक जगह सजेस्ट कर दी। कोई फैंसी जगह नहीं, बस नियर बाई पार्क में एक सिंपल आउटडोर जिम था जहां बेसिक वर्कआउट इक्विपमेंट लगे हुए थे। मुंह ने टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे पार्क पहुंच गया। उसने जल्दी से पुलअप्स करना शुरू किया, अपनी बॉडी को पूरी ताकत से पुश करते हुए। थकने के बाद वो जमीन पर गिरा
और ब्रेक लेने लगा। पसीने से तर उसकी बॉडी चारों तरफ देख रही थी। मुंह इम्प्रेस्ड हो गया था। उसके लिए ये सिंपल से एक्सरसाइज टूल्स किसी एडवांस प्रोफेशनल ट्रेनिंग गियर से कम नहीं थे। करीब 4000 साल बाद वो दोबारा अर्थ पर आया था और उसके बाद कभी ह्यूमंस की प्रोग्रेस पर ध्यान ही नहीं दिया था। एक अर्थ गॉड के नजरिए से ये बेसिक मशीन भी उसे रेवोल्यूशन जैसी लग रही थी। उसके जमाने में लोग बहुत अलग प्रिमिटिव तरीके से ट्रेन करते थे, जो ना सिर्फ मुश्किल थे बल्कि कम इफेक्टिव भी। अब तो मुंह रैंडम तरीके से हर इक्विपमेंट को ट्राई करने लगा, भले ही उसे इनके एग्जैक्ट यूज का आइडिया नहीं था। तभी ट्रेनिंग के बीच उसके पीछे कुछ छोटा सा टकराया और जमीन पर गिरा। एक छोटा सा पत्थर। उसने पलटकर देखा तो शॉक में आ गया। वो बीटन अप बुली था जो पहले उससे पिट चुका था, और इस बार वो अकेला नहीं था, साथ में एक बॉक्सर भी लाया था जिसका नाम था चियोल। उस बुली ने मुंह को दूर से इंसल्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे भौंक रहा था जैसे कोई डरपोक डॉग, लेकिन खुद आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुंह को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। कामली वो बैठा, पत्थर उठाया और पूछा, किसने फेंका ये? बीटन अप लड़का अब थोड़ा बोल्ड हो गया, क्योंकि चियोल उसके साथ था, तो उसने चिल्लाकर बोला, मैंने फेंका था। फिर बकवास करने लगा कि ली को उसका बदला चुकाना पड़ेगा और उसका कजिन चियोल, जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, उसे मार डालेगा। लेकिन वो बोल ही रहा था कि मुंह ने एक मौका देखा और उसे अचानक एक पंच दे मारा। लड़का जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से चीखते हुए, क्योंकि उसकी टूटी हुई नाक एक बार फिर टूट गई थी। यह था अंजाम एक गॉड को पत्थर फेंकने का, और मुंह तो इस पर और भी खुश हो गया। ये सब तो अर्थ पर हो रहा था, लेकिन गॉड्स के रियल में सिचुएशन और भी इंटेंस थी। गॉड्स के रेगुलर मीटिंग होने वाली थी, लेकिन मुंह वहां नहीं आया। उसकी जगह उसका अकेला असिस्टेंट ड्रैगन लिंग वहां पहुंचा था। नर्वस होकर उस छोटे से ड्रैगन ने मुंह का मैसेज पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी उसने कुछ शब्द ही कहे थे कि लूसिफर ने उसे इंटरप्ट कर दिया। गुस्से में ची तरफ देखकर बोला, एक मियर असिस्टेंट की हिम्मत कैसे हुई कि गॉड्स की मीटिंग में आ जाए, और ऊपर से पहले बोले भी। लूसिफर की इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस से पूर ड्रैगन लिंग डर गया। पैनिक में उसने साफ किया, मैं बस मुंह का मैसेज डिलीवर करने आया हूं, डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं है। स्केर्ड लेकिन डिटर्मिन्ड ड्रैगन लिंग ने कामती आवाज में लेटर पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैसेज कुछ खास नहीं था, बस यूजुअल बात। मुंह बाकी गॉड से कह रहा था कि अगर उन्हें कोई वर्दी ओपोनेंट मिले तो उसे इन्फॉर्म करें, ताकि वो उनसे लड़ सके। ये सुनते ही लूसिफर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। डिवाइन रेल्म का दूसरा सबसे पावरफुल गॉड होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मुंह ना सिर्फ अपनी मर्जी से सब करता है, बल्कि अब गॉड्स की मीटिंग को भी इग्नोर कर रहा है। टेक्निकली वो गलत नहीं था, और ज्यादातर गॉड्स मन ही मन उससे अग्री भी कर रहे थे, लेकिन कोई भी मुंह को ओपनली क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लूसिफर ने फिर जोर से कहा, ये गॉड्स की मीटिंग इसलिए होती है ताकि हम अपने वर्ल्ड्स की सेफ्टी और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें, लेकिन मुंह उसे तो सब कुछ गेम जैसा लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी तीसरे सबसे ताकतवर गॉड आर्चर गॉड ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा, अगर अर्थ पर कुछ अबनॉर्मल हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ना कि मुंह की, और यही बात मुंह जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। लूसिफर ने मौका पकड़ा और फिर टेबल पर हाथ मारा, इस बार और भी जोर से। मुंह का ये हैबिट सब कुछ गेम समझने का अब सभी वर्ल्ड्स को कोलैप्स के एज तक ले जा रहा है। लूसिफर की नजर में जब भी मुंह ने कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, वो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई है। अपनी बात को और सॉलिड बनाने के लिए लूसिफर ने डिवाइन रियल्म के 9वें रैंक के देवता साइक्लॉप्स गॉड की तरफ देखा और पूछा, क्या उसे याद है वो इंसिडेंट जो 1000 साल पहले हुआ था, जब साइक्लॉप्स प्लैनेट डिस्ट्रक्शन के एज पर था? तब एक डरावना और मैसिव क्रीचर जो पूरे प्लैनेट जितना बड़ा था, उसने साइक्लॉप्स प्लैनेट पर हमला किया था। वो नॉर्मल क्रीचर नहीं था, एक रेयर वॉइड क्रीचर था जो एक पूरे प्लैनेट को कुछ सेकेंड्स में निगल सकता था। और जैसे ही उस क्रीचर ने प्लैनेट को फाड़ना शुरू किया,
तभी एक चीज सीधे उसकी बॉडी के बीच से होकर निकली, उसे दो अनइक्वल हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। वो चीज और कोई नहीं, खुद गॉड मून था, अपनी यूजुअल हैप्पी और फ्लश्ड फेस के साथ। फाइट का मौका मिलते ही मून ने उस जायंट क्रीचर को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। लूसीफर ने इस कहानी को पॉइंट बनाने के लिए यूज किया कि डिस्ट्रक्शन के बाद जो हालात बने वो सिर्फ मून की वजह से थे। उसने समझाया कि अगर मून बाकी गॉड्स के साथ मिलकर काम करता, सोलो ना एक्ट करता, तो इतनी तबाही नहीं होती। अपना केस पूरी तरह रखने के बाद और शायद बाकी गॉड्स को अपने साइड खींचते हुए लूसीफर ने डिक्लेयर कर दिया, अब और नहीं, एक ऐसा इंसान जो गॉड बनने के लायक ही नहीं, उसे और मौका देना उनकी दुनिया की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। दूसरी तरफ ड्रैगनलिंग पूरी तरह शॉक में था। ना वो कुछ कर सकता था, ना कुछ बोल सकता था, बस साइलेंटली अपने गॉड से दुआ कर रहा था, प्लीज वापस आ जाओ, इससे पहले सब कुछ और बिगड़ जाए। सीन कट होता है अर्थ पर, जहां वो पिटा हुआ लड़का फिर से मुंह चलाने लगता है। वो मुंह पर चिल्लाता है, मेरे बॉक्सर कजिन को बुला लूंगा, तूने जो किया है उसका बदला वो तुझसे लेगा। चियोल वही बॉक्सर कजिन। ये सुनकर थोड़ा इंट्रीग्ड हो गया। मुंह की मूवमेंट और पंच की स्पीड देखकर वो थोड़ी देर के लिए इंप्रेस भी हुआ। क्यूरियस होकर उसने पूछा, क्या तू मार्शल आर्ट्स या कोई स्पोर्ट्स करता है? लेकिन मुंह ने कैजुअली रिप्लाई किया, मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, मुझे बस लड़ना पसंद है, खेलना नहीं। मुंह का यह जवाब सुनते ही चियोल ने उसे एक ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ मिडिल स्कूलर समझा। उसने अपना च्युइंग गम बाहर थूका और स्मर्क करते हुए फाइटिंग स्टांस ले लिया। चल, जैसे तू चाहता था वैसे ही शुरू करते हैं। चियोल ने पहला मूव किया, तेजी से आगे बढ़कर मुंह को टेस्ट करने के लिए। उसका पहला पंच फास्ट और एक्यूरेट था, सीधे मुंह के फेस पर पड़ा। मुंह के पास डॉज करने या ब्लॉक करने का भी टाइम नहीं था, लेकिन जो रिएक्शन उसे मिला उसने चियोल को अंदर तक हिला दिया। एक एक्सपीरियंस बॉक्सर होने के नाते चियोल हर मूवमेंट ऑब्जर्व करता है और उसे ये बात बिल्कुल अबनॉर्मल लगी कि मुंह ने पंच आते हुए देखते हुए भी खुद को हिलाया तक नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बीटन लड़का जिसने चियोल को हायर किया था, उसे भी नहीं पता था कि मुंह कोई इंसान नहीं बल्कि एक गॉड है, और ऐसा गॉड जो फाइटिंग का दीवाना है। चियोल को इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि मुंह कभी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से बचता नहीं। उसके लिए पहला हिट लेना एक सिग्नल होता है, अब फाइट शुरू हो चुकी है। अपने क्रीपी ग्रिन के साथ मुंह चिल्लाया, इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट योर फेवरेट थिंग टू। उसकी स्केरी स्माइल और अजीब हरकतें देखकर चियोल सोचने लगा, ये लड़का कोई साइको टीनेजर तो नहीं। फिर अचानक मुंह ने चियोल की फाइटिंग स्टांस को कॉपी किया और सीधे उसकी तरफ जंप मारा। चियोल को यह बस एक डम कॉपी कट मूव लगा। उसने आराम से मुंह का पंच ब्लॉक कर लिया, या शायद उसे लगा कि ब्लॉक कर लिया। रियलिटी में मुंह के पंच की ताकत ने उसे पीछे की तरफ स्लाइड करवा दिया। उसका हाथ दर्द से थरथरा गया। वो खुद हैरान था कि इतना वीक दिखने वाला लड़का इतनी ताकत कैसे रखता है। मुंह का फेस अब और ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। उसे अपनी पावर पर लिजिट मजा आ रहा था, लेकिन वो जानता था उसका करंट बॉडी अभी भी वीक है, उस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं किया जा सकता। पंच मारते वक्त जब उसने अपने मसल्स को पूरा टेंस किया, इंपैक्ट के बाद उसके हाथ की मसल्स चीखने लगी, जैसे बोले ब्रो रेस्ट चाहिए। पर मुंह को फर्क नहीं पड़ा। पेन से उसे और मजा आया। उसके लिए यही रियल फाइट थी, वो थ्रिल जो उसे गॉड फॉर्म में भी नहीं मिलती थी। चियोल अभी कंफ्यूज्ड ही था जब मुंह ने अपनी बेल्ट निकाली और उसे अपने हाथ पर बांध लिया। उसे पता था कि उसका करंट बॉडी फ्रैजाइल है और रिकवरी में भी टाइम लगेगा, इसलिए यह स्मार्ट मूव उसे बचा सकता था। बीटन लड़का साइड लाइन से यह सब देखकर चिल्लाने लगा, बेल्ट यूज करना अनफेयर है। बट ऑब्वियसली मुंह और चियोल दोनों को उसकी ओपिनियन की जरा भी परवाह नहीं थी। चियोल ने फिर से हमला किया। इस बार पहले से ज्यादा सीरियस होकर उसने लगातार पंचेस फेंके, लेफ्ट राइट नॉन स्टॉप। मुंह ने ज्यादातर पंचेस ब्लॉक कर लिए, लेकिन पेन की वजह से उसकी बॉडी काफी लिमिटेड थी। चियोल का अटैक बहुत अग्रेसिव था। डिफेंड करते हुए मुंह ने अपोनेंट का स्टाइल एनालाइज करना शुरू किया। उसे समझ आया कि चियोल तेज और एक्यूरेट है, लेकिन बहुत प्रिडिक्टेबल भी। थोड़ी ही समय में मुंह उसकी हर मूव को एंटिसिपेट करने लगा। चियोल ने जब उसे सरप्राइज करने की कोशिश की,
मू ने ना सिर्फ उसका पंच ब्लॉक किया बल्कि उसके आर्म को मिड स्विंग में पंच मार दिया। चियोल को कुछ समझ ही नहीं आया। बस कुछ सेकंड्स में उसका हाथ टूट चुका था। वो दर्द से चीख पड़ा और मुंह बस उसे साइलेंटली देखता रहा, जैसे उसकी हालत पर अम्यूज्ड हो। चीख सुनकर मुंह थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कहीं चियोल और ली की क्लास वाला वो बंदा कजन्स तो नहीं है। दोनों की ओवर ड्रामेटिक हरकतें एक जैसी लग रही थी। लेकिन मुंह ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। एक और सडन पंच मारा और डिस्ट्रैक्टेड चियोल को सीधे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया और वो जो उसका फ्रेंड था या कजिन या जो भी था, बस वही खड़ा रह गया पूरी तरह से स्टन्ड। और फिर मुंह का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। एक डरावना एक्साइटेड एक्सप्रेशन पूरा चेहरा जैसे फाइट की एक्साइटमेंट से चमकने लगा। उसने डिक्लेयर की, अब टाइम आ गया है उन सारी प्रॉब्लम्स का हिसाब चुकता करने का। स्पेशली क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया है। वो लड़का जो पहले बहुत अकड़ में था, अब उसे एकदम समझ आ गया कि चियोल अब लड़ाई से बाहर है और उसे बचाने के लिए अब कोई नहीं बचा। अब उसका पेनफुल एंड तय था और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मुंह धीरे धीरे ली के क्लासमेट की तरफ बढ़ा ताकि आज की लड़ाई का हिसाब पूरा कर सके। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे समझ आ गया कि सामने वाला लड़ने लायक नहीं बचा था। लेकिन मुंह को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यही वो लड़का था जिसने स्टोन फेंककर फाइट शुरू की थी और बॉक्सर को बुलाया था। बिना कोई मर्सी दिखाए मुंह ने उसे बेरहमी से पीटा। अपनी नई कॉपी टेक्निक्स एक एक कर ट्राई की और आखिर में एक जोरदार नी स्ट्राइक से उसका काम तमाम कर दिया। मुंह को अब सुकून मिला, लेकिन उसके मन में सवाल था, ये लड़का हार क्यों नहीं मानता। फिर खुद ही समझ गया, उसने तो हार मानने का मौका ही नहीं दिया। मुंह ने बॉक्सर पर भी अपनी छाप छोड़ी और दोनों को छोड़कर निकल गया। वापस ली के घर जाकर वो बेड पर बैठा खुश था कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, पर उसकी वीक बॉडी और फ्रैजिल बोनस फिर से परेशान करने लगी। इसलिए उसने तय किया कि अब गॉड रेल्म जाकर देखेगा कि वहां क्या चल रहा है और ड्रैगन लिंक से मंगवाई चीज लेगा। उसने सोल ट्रांसफर की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। आंखें खोली तो देखा वो अब भी ली के घर में ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वापस अपने असली शरीर में क्यों नहीं जा पा रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।